हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ आईसीएसई क्लास 8। तुम लोगों का मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रैशनल नंबर्स। इस वीडियो में मैं रैशनल नंबर्स स्टार्ट करूंगा और जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूं वो है कॉन्साइज मैथमेटिक्स, सेलिना पब्लिशर्स। तो इस बुक का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1A। उस एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 MCQs इसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो रैशनल नंबर्स जो हमारा चैप्टर का नाम है, तो ये क्या होते हैं, कौन से नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल चैप्टर है और मेरा पूरा उम्मीद है, 100% गारंटी है कि अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो बहुत इजीली ये चैप्टर तुम्हें समझ में आएगा और बहुत सिंपल वे में सारी चीजों को मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो पूरे ध्यान के साथ सुनो। रैशनल नंबर्स होता क्या है? रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको मैं P अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं। P अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर के फॉर्म में उसे मैं लिख सकता हूं। लेकिन डेफिनेशन यहीं पे एंड नहीं होता। एक और कंडीशन है, एक और शर्त यह है कि ये जो Q है यानी जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। दिस क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। देखो मैंने लिख दिया क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इक्वल टू लिख के ऐसे मैं अगर काट देता हूं तो इसको पढ़ेंगे नॉट इक्वल टू। यानी ये हमारा जो क्यू है, जो डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का, वो जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर हो सकता है बट जीरो नहीं होना चाहिए। पी जीरो भी हो सकता है, यानी न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ नेगेटिव नंबर, इट कैन बी अ पॉजिटिव नंबर, इट कैन बी इवन अ जीरो। पी की बात कर रहा हूं, लेकिन क्यू वो जीरो नहीं हो सकता, वो नेगेटिव हो सकता है, वो पॉजिटिव नंबर हो सकता है। ठीक है। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मतलब मैं पूरा डेफिनेशन बोल रहा हूं रैशनल नंबर्स का। दो कंडीशंस मैंने बोल दिया है तुम्हें। क्या क्या दो कंडीशंस होना चाहिए रैशनल नंबर्स का? कि एक कंडीशन तो यह है कि हम उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। P अपॉन क्यू फॉर्म में उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या? कि ये जो डिनोमिनेटर है यानी Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या? कि ये P और ये Q यानी ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ये P भी और ये Q भी, दे शुड बिलोंग टू इंटीजर्स। अब देखो मैंने यहां पर एक साइन यूज किया है, इस साइन को बिलोंग टू बोलते हैं। तो P एंड Q शुड बिलोंग टू आई। आई मतलब इंटीजर, यानी P भी इंटीजर होना चाहिए, Q भी इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर क्या होता है तुम्हें पता है? इंटीजर मतलब जैसे जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, कोई भी होल नंबर वो इंटीजर है। और नेगेटिव साइड में भी किसी भी होल नंबर के आगे अगर मैं माइनस लगा दूं, जैसे -1, -2, -3, -4, करते करते माइनस इंफिनिटी तक, ये सारे भी इंटीजर्स हैं। ठीक है, यानी डेसिमल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। और सारे होल नंबर्स के आगे अगर हम नेगेटिव साइन लगा दे तो वो नेगेटिव जो हमें होल नंबर्स मिलते हैं वो भी इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, होल नंबर्स मतलब समझते हो, 0 1 2, जीरो से लेके 0 1 2 3 4 5 6 से इंफिनिटी तक ये सारे होल नंबर्स होते हैं और ये सारे इंटीजर्स भी हैं। और होल नंबर्स के आगे मैं माइनस साइन लगा दूं तो जो नेगेटिव साइड के हमें मिलेंगे वो सारे भी इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स मतलब समझ गए हो? तो पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में उसे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। इतना ही सिंपल सा डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स का। समझ में आ गया? तो क्या 2/3 एक रैशनल नंबर है? सोचो, सोचो। बिल्कुल है, क्योंकि 2/3 एक पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, जिसमें पी का वैल्यू 2 है और क्यू का वैल्यू 3 है। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर तो 3 है, जीरो नहीं है। तीसरा कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है कि पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं। हो गया ना रैशनल नंबर? ठीक है, तो 2/3 रैशनल नंबर है। अगर मैं लिखता हूं 4/0, क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं है, क्योंकि पहला कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है कि P अपॉन क्यू फॉर्म में मैं उसे मैं लिख पा रहा हूं।
4/0 p/q फॉर्म में है, लेकिन अगला ही कंडीशन जो है कहता है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, यहां तो जीरो है डिनोमिनेटर। ठीक है, तीसरा कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है कि p/q जो है, p और q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, जीरो भी इंटीजर है, फोर भी इंटीजर है, लेकिन ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, वो भी तो एक कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा। तो इसीलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। 2/3 रैशनल नंबर है, 4/0 रैशनल नंबर नहीं है। अगर मैं लिखता हूं थ्री, सिंपली थ्री, तो थ्री मतलब क्या, थ्री मतलब तो एक्चुअली 3/1। तो इसे मैंने p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो थ्री को हम 3/1 लिख सकते हैं, यानी थ्री इज अ रैशनल नंबर। और ये थ्री और वन दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों होल नंबर्स हैं, तो इंटीजर भी हुए ना। थ्री भी इंटीजर है, वन भी इंटीजर है। और ये जो डिनोमिनेटर है वन, वो जीरो नहीं है। तो इट्स वेरी क्लियर कि थ्री सिंगल नंबर, थ्री और फोर और फाइव है सिंगल होल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। अगर मैं लिखूं -99, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि -99 को हम लिख सकते हैं -99/1, जो कि p/q फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, और जिसमें ये -99 भी इंटीजर है और वन भी इंटीजर है। तो तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? सोचो जरा, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? देखो, जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, लिख सकते हैं जीरो इज 0/1। अब सोचो कि क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि p/q फॉर्म में हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया, जिसमें p है जीरो, q है वन, और ये दोनों इंटीजर्स भी हैं, जीरो भी इंटीजर है, वन भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। देखो, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी जीरो हो सकता है, कंडीशन यहां देखो ध्यान से, मैंने लिख दिया क्यू शुड नॉट बी जीरो। क्यू मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर जीरो हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यू डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो 0/1 में डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं है, यानी ये 0/1 भी रैशनल नंबर है, यानी सिर्फ जीरो भी एक रैशनल नंबर है। तुम्हें समझ में आ गया होगा रैशनल नंबर्स का प्रॉपर डेफिनेशन, और कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है कंसाइज मैथमेटिक्स का, एक्सरसाइज 1A का जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो क्या है, देखते हैं। अ नंबर विच इज नॉट रैशनल इज कॉल्ड इररेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर का उल्टा क्या होता है? इररेशनल नंबर। जैसे कि मैंने यहां पर ये जो एग्जांपल दिया था 4/0, ये रैशनल नंबर नहीं है, तो ये कैसा नंबर है? इररेशनल नंबर। तो इसका बहुत सिंपल सा है, ऑप्शन हमारा सी, एन इररेशनल नंबर। ठीक हो गया, ठीक है। नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ये सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स भी होते हैं। इंटीजर्स जितने भी हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे -2, -1, या फिर जीरो भी। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि जीरो एक इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी है। उसी तरह थ्री, अभी मैंने इसका भी एग्जांपल दिया था, थ्री हो, फोर हो, इसे हम 3/1, 4/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सारे इंटीजर्स भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं। और होल नंबर्स जैसे कि 0 1 2 3, दीज आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर जो नहीं है वो है इररेशनल नंबर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां देखो एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 0/x, जिसमें यह कह दिया है कि x इज नॉट जीरो, यानी ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। अच्छी बात है, जीरो नहीं है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जीरो है, लेकिन उससे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमरेटर तो हो सकता है जीरो। तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? ऑप्शन में है इज अ रैशनल नंबर, इज नॉट अ रैशनल नंबर, नॉट इक्वल टू जीरो, नन ऑफ दीज। तो देखो, इट इज 0/x इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि मैंने बोला कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, यानी x जीरो तो नहीं है, ये तो गिवन है। ऊपर में न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है, यानी नॉट अ रैशनल नंबर नहीं होगा। और नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा, क्योंकि 0/any वैल्यू, 0/1, 0/2, 0/3, 0/-1, 0/-2, if the numerator is 0 and the denominator is any number other than 0, then the overall fraction is 0। न्यूमरेटर में जीरो हो और नीचे में कोई भी नंबर हो जीरो के अलावा, तो वो ओवरऑल फ्रैक्शन का वैल्यू जीरो हो जाता है। यानी नॉट इक्वल टू जीरो भी गलत है, क्योंकि इसका वैल्यू तो जीरो की इक्वल है, और जीरो एक रैशनल नंबर है।
मैंने अभी भी बताया था जीरो एक रैशनल नंबर होता है, इसीलिए इट इज अ रैशनल नंबर, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। द इक्वेशन 5x+7 इक्वल्स टू 0 गिव्स द वैल्यू ऑफ x विच इज, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x का वैल्यू निकालना है। अब और पूछा है क्या वो x एक रैशनल नंबर है या होल नंबर है या इरेशनल नंबर है या इंटीजर है। चार ऑप्शंस है हमारे पास। तो पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 5x+7 इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या कर रहा हूं, 5x को इसी जगह रख रहा हूं लेफ्ट साइड में ही, और इस +7 को इक्वल टू के राइट साइड में भेज देता हूं। ओके, यू मस्ट नो दिस टेक्निक। और ये यहाँ पे ये 0 है ऑलरेडी इक्वल टू के राइट साइड में, और ये +7 उधर जाके -7 बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 5x इज इक्वल टू -7 हो गया, राइट। फिर x इज इक्वल टू -7/5 हो गया। वेरी सिंपल। तो अब ये x का वैल्यू जो -7/5 आया है, क्या ये x, द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, क्या ये रैशनल नंबर है? तुम्हें अब कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा होगा, तुम्हें आराम से तुमने आंसर तुमने प्रेडिक्ट कर लिया होगा, क्योंकि -7/5 जो है ये p/q फॉर्म में है, जिसमें डिनोमिनेटर 5 है, 0 नहीं है। दो कंडीशन फुलफिल हो गया। और तीसरा कंडीशन क्या था कि दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो -7 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। तो बिल्कुल सिंपल है कि ये, सॉरी, ये कौन सा ऑप्शन होगा, रैशनल नंबर। ए नहीं होगा, सी होगा। इट इज अ रैशनल नंबर, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर p/q इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर। अच्छा, मैं तुम्हें ना स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बता देता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि ये p/q को जब हम लिख रहे हैं वो उसके लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कोई कॉमन फैक्टर्स इनके बीच में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिखता हूं 4/2, 4/2, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि तुम इसे फर्दर कैंसल आउट कर सकते हो। 2 1 2, 2 2 4, यानी लोएस्ट फॉर्म में ये 2/1 है। तो 4/2 जो है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो रैशनल नंबर जब अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो वो लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी दे शुड नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर। जैसे यहां पे हमने कॉमन फैक्टर 2 से काटा, फिर 2/1 आया, तो कॉमन फैक्टर था ना 4/2 में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब। सिमिलरली 3/9 ये भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको मैं काट सकता हूं, 3 1 3, 3 3 9, कॉमन फैक्टर था, 3 था। अब 1/3 जो आया ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। तुम्हें स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझ में आ गया है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर p/q इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर वो नहीं होना चाहिए। तो ये लाइन तो सही है कि दे शुड नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर, लेकिन p ≠ 0 लिख दिया है, वो गलत है। क्योंकि हमारा न्यूमरेटर 0 हो सकता है, मैंने बोला न्यूमरेटर 0 होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q शुड नॉट बी 0, ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो p ≠ 0 ये पोर्शन गलत होने की वजह से ये ऑप्शन पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, आधा सही आधा गलत है ना ऑप्शन ए। तो इसीलिए हम इसे पूरा डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। पी एंड क्यू हैव एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर अदर देन वन। देखो, वन तो सबका कॉमन फैक्टर होता है। जब मैं बोल रहा हूं कि 3/1 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कि मैं बोल रहा हूं कि वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? जब मैं बोल रहा हूं कि 4/2 को मैंने काटा और मुझे क्या मिला, 2/1, और 2/1 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। वन इज ऑलवेज अ कॉमन फैक्टर एवरी टाइम। उसके अलावा अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो यहां पे लिखा हुआ है पी एंड क्यू हैव एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर अदर देन वन। गलत। अदर देन वन तो होना ही नहीं चाहिए कॉमन फैक्टर स्टैंडर्ड फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में रहेगा। तो अदर देन वन दे शुड नॉट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर। एंड Q ≠ 0, ये पोर्शन सही है, Q शुड नॉट बी 0 सही है। लेकिन इसका जो फर्स्ट पोर्शन है कि P एंड Q शुड हैव एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ये गलत हो गया। P, इसका एक्चुअल क्या होना चाहिए था, P एंड Q शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर एंड Q ≠ 0। देखो ये ऑप्शन
करेक्ट है। जब हम कहते हैं पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर, ये अंडरस्टूड है ऑटोमेटिकली कि वन के अलावा नो कॉमन फैक्टर। ठीक है। मैंने अभी तुम लोगों को बताया था कि जब भी हम बोलते हैं कि पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर, बाय डिफॉल्ट वी मीन कि अदर देन वन, अदर देन वन दे हैव नो कॉमन फैक्टर, ये बात सही है। एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात भी सही है। यानी दोनों पोर्शन सही है, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। वेल, ऑप्शन डी को भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है? पी इज डिविजिबल बाई क्यू कंप्लीटली। तो पी शुड बी डिविजिबल बाई क्यू कंप्लीटली, ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा 3/7 है, तो ये तो रैशनल नंबर है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, क्योंकि तुम फर्दर इसे नहीं लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ये अपने ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है। और इसमें जो है पी यानी 3, ये क्यू से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है कंप्लीटली, फिर भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये डी भी गलत है, यानी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, नाउ दिस इज टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहले तो तुम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जान जाओ क्या होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि सुन लो क्या होता है। अगर मैं ए प्लस बी कर रहा हूं और उसका वही सेम आंसर आ रहा है जो बी प्लस ए करने से आता है, ए प्लस बी करूं चाहे बी प्लस ए करूं, अगर सेम आंसर आया तो हम कहेंगे एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसमें हमने ऐड किया ना, दोनों नंबर्स को ऐड किया, तो हम कहेंगे एडिशन ऑफ ए एंड बी इज कम्यूटेटिव, यही कम्यूटेटिव होता है। मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूटेटिव होता है। ए मल्टीप्लाइड बाई बी करोगे और बी मल्टीप्लाइड बाई ए करोगे तो दोनों में सेम आंसर आएगा, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव का मतलब समझ रहे हो कि बस पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, ऑपरेटर वही है, मल्टीप्लीकेशन साइन है, बस ए और बी को अगर तुम स्वैप कर दो तो आंसर चेंज नहीं होता। अगर ऐसा है तो उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज नंबर्स इज कम्यूटेटिव। लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव होता है? क्या ए माइनस बी करोगे और बी माइनस ए करोगे तो क्या दोनों का सेम आंसर आएगा? नहीं। तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन इज, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव उसी तरह डिवीजन भी कम्यूटेटिव नहीं होता। ए डिवाइडेड बाई बी और बी डिवाइडेड बाई ए करोगे तो दोनों सेम नहीं होता है, isn't it? You already know that. तो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है इंटीजर्स के केस में, इनफैक्ट रैशनल नंबर्स के केस में भी। लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहां पर इसी चीज को समझाया गया है कि द एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, और दो रैशनल नंबर्स का वैल्यू क्या क्या है, एक है ए अपॉन बी, दूसरा क्या है सी अपॉन डी। तो बोल रहा है इन दोनों का एडिशन कम्यूटेटिव है अगर, तो अगर अब तो तुम्हें पता है ना कम्यूटेटिव कब कहेंगे, कि इन दोनों नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, ये दो नंबर्स क्या क्या है, ए अपॉन बी एक नंबर है, दूसरा सी अपॉन डी एक नंबर है। इन दोनों का एडिशन को हम कम्यूटेटिव तब कहेंगे जब दोनों के बीच में हम एडिशन साइन लगा देते हैं, और इसका आंसर वही होगा जो सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी होने से होगा। जस्ट मैंने स्वैप कर दिया, पहले ए अपॉन बी फिर सी अपॉन डी ऐड किया, और इस केस में मैंने सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी किया। दोनों का अगर आंसर सेम आएगा तभी तो ये कम्यूटेटिव होगा, और ये एक्चुअली होता भी है। तो इसमें ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है तुम्हें, ये तुम्हें कौन सा दिख रहा है? आई थिंक ये है ना, ऑप्शन सी है। यस, ऑप्शन सी है एंड नो अदर ऑप्शन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये जो क्वेश्चंस आज मैंने बताया, जो कंसेप्ट तुम्हें समझाया, तुम्हें बहुत अच्छा लगा। तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहो।